कर रहे थे आपके साथ में करंट अफेयर सेशन, जो कि आपका इम्पोर्टेंट होने वाला है आने वाले एग्जाम्स, चाहे वो लोअर पीसीएस के हों या अपर पीसीएस के। 11 अक्टूबर को प्लान है आपका अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस की भी वैकेंसी बहुत सारी ओपन हो चुकी हैं। सो ये जो सेशन है आपका, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं करंट अफेयर्स की, क्योंकि बहुत ही मेजर पोर्शन आता है करंट अफेयर से, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन। सो इन क्वेश्चंस में अगर आप लास्ट का 6 मंथ अच्छे से कवर करते हैं, सो दैट आप काफ़ी लीड कर सकते हैं। अप्रॉक्स 25 क्वेश्चंस में 22 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। सो ये हमेशा किसी भी प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। सो फिलहाल अभी आपका 11 अक्टूबर को प्लान है यूपी पीसीएस, उसी के लिए ये मैं सीरीज लेके आया हूँ, जिसमें मैं हेल्प करूंगा आपके डे बाय डे करंट अफेयर्स एनालिसिस की। इसके पहले के 4 सेशन में हमने जनवरी मंथ का करंट अफेयर्स देखा था। आज हम बात करेंगे फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स के, और ये आप नोट करते चलें। जिन्होंने पहले सेशन नहीं देखा वो सेशन देख लें, और अगर आप अनअकैडमी पर अभी नहीं है तो फॉलो करें यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी में संदीप राजपूत को, और डिफरेंट फ्री क्लासेस प्लस क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, ये मैं अपने बारे में बता दूं आपको कि मैं बीटेक और एमबीए हूँ। 10 इयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। लास्ट टाइम आई हैव वर्कड विद वोडाफोन आइडिया लिमिटेड एज अ एरिया मैनेजर, और इन 10 सालों में लास्ट के 4 साल मैंने ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट को दिए हैं। सो इसमें से कुछ बंदे अभी सिलेक्ट भी हैं, सिविल सर्विसेज में हैं, और ये मेरा खुद का सिविल एक्सपीरियंस है। 2012 और 14 इंटरव्यू यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एस मेंस मल्टीपल टाइम फ्रॉम 2013 टू 2017। इन दीज मेंस 3 times I have faces the interview of यूपी पीएससी। आरओ मेंस 2014 और 17 दोनों में लिखा है, और यूपी पीसीएस जब लोअर की तरह एग्जाम कराती थी, सो मैंने 2013 और 15 में इंटरव्यू दिया हुआ है। सो ये मेरा खुद का एकेडमिक, सिविल एंड टीचिंग एक्सपीरियंस था, जो आपके साथ में मैंने शेयर किया। अभी ये कोर्स बेसिकली किसके लिए फ़ायदेमंद होगा, ये आप बहुत अच्छे से जान लें, क्योंकि मेरा हमेशा से मानना ये रहा है कि अगर आप किसी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए अच्छी तरीके से कि क्या हमारे लिए एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है और क्या हमको एक्सक्लूड करना है। सो जो भी लोग 11 अक्टूबर को होने वाले पीसीएस प्री का एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला कोर्स है। इसको ज़रूर से ज़रूर आप देखें, इसको ज़रूर से ज़रूर सारे सेशन अटेंड करें, और यूपी ट्रिपल एससी की भी एक्चुअली वैकेंसी बहुत सारी ओपन हुई हैं। सो नियर बाई आपका एग्ज़ाम आएगा तो करंट अफेयर्स उसमें भी पूछा जाएगा। सो वो लोग भी जो तैयारी कर रहे हैं, मैं बता इस तरीके से रहा हूँ कि वन लाइनर भी काम आएंगे, आपके डिटेल भी काम आएगा। सो वो लोग भी इस सेशन को ज़रूर देखें। अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आपको ये क्लियर कर दूं कि अगर आप अनअकैडमी पर नहीं हैं, सो अनअकैडमी पर क्यों आपको आना है, क्योंकि अनअकैडमी है बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आप कोई भी जॉब क्रैक करना चाहते हैं, कोई एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं अनअकैडमी पर। सो बेसिकली अनअकैडमी जो है 2 तरह की क्लासेस प्रोवाइड कराता है आपको। एक होती है स्पेशल क्लास और एक होती है प्लस। स्पेशल जहां आपका फ्री या डेमो क्लास है, इसमें हम सिर्फ एक आइडिया देते हैं आपको कि किस तरीके से हम आपको लेके चलेंगे एग्जाम्स में, बताते हैं अपने बारे में, एग्जाम्स के बारे में, चीज़ों के बारे में, किस तरीके से कोर्स होंगे, क्या होंगे, ये सारी चीज़ें बताते हैं। प्लस की बात करूं मैं, तो प्लस एक पेड प्लेटफॉर्म है, यानी कि एक ये कंप्लीट पैकेज है आपके लिए। यहाँ पर आपकी प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू तीनों चीज़ों की हम प्रिपरेशन कराते हैं, और ये एक पूरे फुल फेज में रहता है। लाइक अभी प्रीलिम्स होना है, सो इसमें हमने जितने भी जीएस के टॉपिक हैं वो सारे कवर कराए आपके। उसके बाद में बेस्ड किया इसको एमसीक्यू पर डिटेल पढ़ाने के बाद में, और जब ये आप क्वालिफाई करके मेंस में पहुंचेंगे, सो मेंस में हम आपकी तैयारी कराएंगे जीएस की कंप्लीट, और साथ में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, किस तरीके से आपको आंसर लिखना है सो दैट आप मैक्सिमम नंबर गेन कर सकें। सो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होती है,
जब आप मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू में पहुंचते हैं, सो रियल इंटरव्यू होने से पहले हम आपको मॉक इंटरव्यू प्रोवाइड कराते हैं एक्सपर्ट पैनल के द्वारा, सो दैट आप वहां पर बहुत बेहतर कर सकें और सिलेक्शन पा सकें। ये एक आपका कंप्लीट पैकेज है। सो इसकी कुछ मिनिमल फीस भी है, बट मैं फीस पर जाने से पहले आपको और डिफरेंसेस बताना चाहूँगा कि क्यों ये बेटर है एक ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट से या ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट से। तो उसकी अगर मैं बात करूं प्लस की, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किसी भी ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो आपको मिलता है और ऑनलाइन अनअकैडमी पर आपको मिलता है, क्या डिफरेंसेस है दोनों में। सो सबसे पहली बात, जो स्टूडेंट किसी एस्पिरेंट का कंसर्न होता है फी, तो फी ऑफलाइन की आपको पता है 50 से 60 हज़ार के अप्रॉक्स होती है, या अच्छे इंस्टीट्यूट हैं तो 90 से 1.5 लाख रुपए तक भी चार्ज करते हैं ये 12 मंथ का एक कंप्लीट कोर्स का। बट अनअकैडमी आपका 12 मंथ का चार्ज करता है सिर्फ 7,000 ओनली, और ये 7,000 भी आपको पे नहीं करना होता है अगर आप यूज करते हैं किसी एजुकेटर का रेफरल कोड। लाइक अगर आप यूज करेंगे संदीप राजपूत, तो आपको इंस्टेंटली अप्लाई करने के बाद में 10% ऑफ हो जाएगा और आपको सिर्फ पे करना होगा 6300। सो आप देखेंगे कि फीस कम से कम 10 गुना कम है। और वही बात अगर हम फैकल्टी पर आए, तो जहाँ एजुकेटर एक ऑफलाइन में आपको मिलते हैं मुश्किल से 5 से 7, यहाँ पर आपको हर एक कैटेगरी में कम से कम 50+ एजुकेटर मिलेंगे। मीन्स आपके पास में एक फ्लेक्सिबिलिटी का दायरा बहुत बड़ा है, 10 गुना ज़्यादा। मतलब यहाँ पर होते हैं तो आप स्टक हो जाते हैं ऑफलाइन में कि आप उनका कंटेंट पसंद नहीं आ रहा, पढ़ाने का तरीका पसंद नहीं आ रहा, लेकिन आपको उन्हीं से पढ़ना है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, आप भले ही मेरा रेफरल कोड यूज करें या किसी दूसरे एजुकेटर का, आपको इन सारे 50 टीचरों से पढ़ने का मौका मिलेगा। ओके, सो ये एक बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ है। और साथ में जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए मैं अगर बात करूं, सो जॉब वालों के लिए भी ये एक इसलिए बेहतर हो जाता है क्योंकि जॉब में टाइम बाउंडेड होते हैं, यहाँ पर आप टाइम बाउंडेड नहीं। आप अगर मेरी क्लास 3 से 5 है और आप नहीं देख पाते हैं, तो आप रात में घर पे आने के बाद 9 से 11 देख सकते हैं। आपको रिकॉर्डेड वर्जन उसका उपलब्ध होगा, पीडीएफ उपलब्ध होगी, रिकॉर्डेड वीडियो उपलब्ध होगा, ये सारी चीज़ें आपके पास में रहेंगी। और अगर आप आज ज्वाइन करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके आगे के आप वीडियोस देख पाएंगे। इसके पहले भी जितने लेक्चर मैंने लिए हैं या किसी और एजुकेटर ने लिए हैं, आप सबका देख सकते हैं। आपको साइंस मेरे से नहीं पढ़नी, किसी और से पढ़िए। आपको हिस्ट्री मेरे से पढ़नी है, आप हिस्ट्री मेरे से पढ़िए। तो आपके पास में एक बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। साथ में मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि यहाँ पर मेंटरशिप भी प्रोवाइड कराई जाती है। मतलब आप अगर मेरे से जुड़ते हैं तो टिल सिलेक्शन में आपके साथ में हूं। आप क्वेरी कभी भी कर सकते हैं, कोई डाउट है कभी भी पूछ सकते हैं। सो ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है। जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन करें, प्लस पर आए और यूज करें मेरा रेफरल कोड संदीप राजपूत। ठीक है, सो अब हम सेशन पे चलते हैं आगे। करंट अफेयर्स मैंने जनवरी का देखिए आपको बता दिया था, फिर भी जनवरी के 1-2 पॉइंट रह गए थे जो आपके एग्जाम में दिख सकते हैं, उनको बताने के बाद में मैं फेब पर ले चलूंगा आपको। तो वो पॉइंट हैं आपके, एक तो भारत ने 2022 तक, ईयर आपको याद रखना है, 2020 तक 175 गीगावाट 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। यानी कि हिंदी में बोलें तो नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। 2022 तक 175 गीगावाट। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में दिख सकता है, आपसे ईयर पूछ सकता है, कितना टारगेट किया है ये पूछ सकता है। सो इसको आप याद रखेंगे। फिर मैं अगर बात करूं आपसे, तो नेक्स्ट ये कि रेलवे ने भी कुछ ऐसे, इंडियन रेलवे आईआर कह सकते हैं, या इंडियन रेलवे ने भी कुछ ऐसे लक्ष्य डिफाइन किए हैं और उनके आपको ईयर याद रखने हैं। इंडियन रेलवे ने जो डिफाइन किया है, रेलवे का विद्युतीकरण का 100% विद्युतीकरण
इलेक्ट्रिफिकेशन, ये प्राप्त करने का जो लक्ष्य रखा है वो रखा है आपका 2024 तक। सो आपको क्या याद रखना है, इलेक्ट्रिफिकेशन 2024 तक। एक और चीज का इन्होंने रखा है, इंडियन रेलवे को शून्य उत्सर्जन रेलवे नेटवर्क बनाने का। ये लक्ष्य कब तक का रखा है? सो ये लक्ष्य आपका रखा है इन्होंने 2030 तक। 2030 तक इनको शून्य नेटवर्क बनाना, शून्य उत्सर्जन रेलवे नेटवर्क। ठीक है। अब इसके अलावा मैं कुछ और चीजें बताता हूँ। एक जानवरों के लिए वार मेमोरियल स्थापित करने की बात की गई है, युद्ध स्मारक। ऐसे जानवर जो किसी सैन्य उपयोग में लाए गए या सेना की सेवा की, उनके लिए है ये, जानवरों के लिए युद्ध स्मारक। इसका जो बनाने का इन्होंने प्रोसेस किया है वो मेरठ यूपी में बनेगा। सो ये यूपी का आप अगर एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए यूजफुल हो सकता है ये क्वेश्चन। अंडर वाटर मेट्रो की बात करूं तो ये कोलकाता में स्टार्ट हुई है। और अगर हम बात करें इंडिया की पहली सुपर फैब लैब, तो ये कहाँ पर है भाई? ये आपकी केरल में। फिर मैं बात करूं आपका, एक टेरी ने आयोजित किया है वर्ल्ड सस्टेनेबल समिट 2020। क्या? वर्ल्ड सस्टेनेबल समिट 2020, ये इन्होंने आयोजित किया है न्यू दिल्ली में। किसने किया है? सो ये किया है आपके टेरी ने। और इसकी थीम क्या थी? थीम जरूर याद रखें, कोई भी समिट होता है या किस पर बेस्ड है उसको इस तरीके से भी कह सकते हैं। तो थीम थी आपकी टुवार्ड्स 2030 मेकिंग द काउंट काउंट। इंटरेस्टिंग थीम है, आपके लिए यूजफुल हो सकती है, मेकिंग द काउंट काउंट। ओके। वर्चुअल पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई है आपकी उड़ीसा में। उड़ीसा। दो, एक इनका नाम आपको रानी रामपाल का याद रखना है। ये इनको दिया गया है अवार्ड वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर। किसको दिया गया है? सो ये दिया गया है रानी रामपाल। फिर मैं बात करूं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन हुआ है तेलंगाना में। वर्ल्ड लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर, इसका जो उद्घाटन हुआ है वो हुआ है आपका तेलंगाना। एक बड़ा चर्चा में आपसे पूछा भी गया है लेकिन फिर से आप याद रख लें, ऑपरेशन वनीला। हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में भी दिख जाए, काफी इंपॉर्टेंट है। सो ऑपरेशन वनीला किससे संबंधित है? सो ये मेडागास्कर में एक चक्रवात आया था डायने नाम का,
उससे संबंधित। बेसिकली कहें तो आपदा प्रबंधन से। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन वनीला। एक और, कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाला पहला संयंत्र रेलवे द्वारा कहाँ स्थापित किया गया, या ऐसे कह लें हम, रेलवे द्वारा स्थापित कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाला पहला संयंत्र, ये है आपका जहां स्थापित किया गया है, उस जगह का नाम है भुवनेश्वर। फिर मैं बात करूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, 10 नए वेटलैंड्स को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है इंडिया के। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि अब कितने हो गए भाई। सो दो चीजें याद रखें, अब हो गए हैं टोटल 37, पहले 27 थे, अब हो गए हैं टोटल 37। आउट ऑफ दीज 37, यूपी के टोटल हैं जो वो 7 हैं, 7 हैं, जिसमें से नए जो ऐड हुए हैं इस बार, वो आपके नए वाले जो हैं वो 6 हैं। सो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कि यूपी में टोटल हो गए हैं अब 7, पहले इस बार ऐड हुए हैं 6, टोटल इंडिया के जो ऐड हुए हैं वो हुए हैं 10, टोटल हो गए हैं 37। इनमें से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, कोई भी सेपरेटली क्वेश्चन आपसे आपके सामने रखा जा सकता है। ओके। सो ये जनवरी का जो कुछ थोड़ा सा बचा हुआ था वो मैंने आपको बताया। अभी हम चलेंगे फेब मंथ में, फेब मंथ को डिस्कस करते हैं। तो फेब मंथ में स्टार्ट करते हैं फेब का। फेब 2020 में सबसे पहले क्या हुआ, आर्थिक सर्वेक्षण आया 2019-20 का। इस आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 किस पर आधारित था, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आधारित था आपका धन सृजन पर, धन सृजन पर आधारित था। ओके। फिर हम बात करें विश्व कुष्ठ दिवस की। वर्ल्ड लेप्रोसी डे दिवस आपसे कई बार पूछ लेते हैं। सो बेसिकली ये मनाया कब जाता है, ये मनाया जाता है जनवरी के अंतिम रविवार को। जनवरी के अंतिम रविवार को बनाया जाता है। इस बार की थीम थी लिप्रोसी इजंट व्हाट यू थिंक। इस थीम के साथ में मनाया गया। फिर बहुत ही इंटरेस्टिंग और कई बार पूछी जाने वाली शस्त्रों से रिलेटेड एक रिपोर्ट सिपरी जारी करता है। सो सिपरी की रिपोर्ट आई है जो, वो क्या कहती है, सिपरी रिपोर्ट 2020, वो हमें बताती है कि शस्त्रों का सबसे बड़ा निर्यातक जो है वो है आपका यूएसए, देन रूस, देन फ्रांस।
फिर मैं बात करूं अगर सैन्य खर्च के बारे में कि खर्च सबसे अधिक कौन करता है, सो सैन्य खर्च के मामले में भी पहला स्थान है यूएसए का, देन चीन का, और थर्ड नंबर पर आ जाता है आपका भारत। भारत ने किया है $71.1 बिलियन खर्च शस्त्रों को खरीदने में। फिर मैं बात करूं अगर आयात की, तो भारत आयात किससे सबसे अधिक करता है, तो ये है आपका भारत नहीं, मतलब ओवरऑल कौन सबसे ज्यादा आयात करता है, तो वो है आपका सऊदी अरब। सबसे ज्यादा अस्त्रों के आयात करने के मामले में सऊदी अरब फर्स्ट पे है, देन सेकंड पर है आपका भारत। याद रखें भारत सेकंड पर है इसमें, इसमें थर्ड पर है सैन्य खर्च में। फिर मैं बात करूं कि न्यूक्लियर वार हेड किसके पास कितने हैं। सो न्यूक्लियर वारहेड की अगर बात करूं तो सबसे अधिक हैं आपके पास रूस के पास, देन यूएसए के पास, देन चाइना के पास। भारत की अगर मैं बात करूं तो इंडिया के पास में है 150, 150 वारहेड है, न्यूक्लियर वारहेड। ठीक है। एक सम्मेलन क्या सैन्य अभ्यास हुआ था, संप्रीति, संप्रीति 9, ये कहाँ पर हुआ है, सो पहले किनके बीच में हुआ है, सो ये होता है आपका संप्रीति जो होता है भारत प्लस बांग्लादेश के बीच में होता है। इस बार कहाँ पर हुआ, सो ये कभी बार पूछ लेते हैं, तो ये मेघालय की एक जगह है उमराई, वहां पर हुआ है उमराई। ठीक है, संप्रीति एक्स, भारत बांग्लादेश के बीच में मेघालय के उमराई में। एक और देखें, सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला, ये कहाँ पर मनाया जाता है या कहाँ पर आयोजित हुआ, सो ये आयोजित हुआ है आपका फरीदाबाद हरियाणा में। यहाँ पर आयोजित हुआ। इस बार का थीम राज्य क्या था, ये आपसे पूछा जा सकता है, सो इसको याद रखें, थीम राज्य इस बार का था हिमाचल प्रदेश। फिर बात करते हैं हम श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान किसको दिया गया 2019 का, लिख देता हूं आपके लिए, श्रीलाल शुक्ल इफ्को साहित्य सम्मान। ये किसको दिया गया 2019 का, सो ये दिया गया है महेश कटारे को। किसको, महेश कटारे। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं बेसिकली थोड़ा सा, या रुकिए यहीं पे लिखते हैं हम, राष्ट्रमंडल का 54वां सदस्य, 54वां सदस्य कौन बना है, सो ये बना है मालदीव। एक्चुअली मालदीव पहले था, फिर उसने छोड़ दिया संयुक्त राष्ट्रमंडल को, फिर इसके बाद में फिर से ज्वाइन किया। ये पहले ज्वाइन किया था 1982 में,
फिर उसके बाद अलग हुआ था 2016 में, फिर से ज्वाइन किया, आपका अगेन ज्वाइन 2020 में। ओके, ठीक है। अभी नेक्स्ट पर देखते हैं हम। 2020-21 का बजट भी आया। बजट का मैं डिटेल से एक सेक्शन लूंगा, लेकिन सिर्फ अभी एक कुछ इम्पोर्टेंट चीजें आपको बताना चाह रहा हूँ। 2020-21 का जो बजट आया उसकी थीम क्या थी या किस पर बेस्ड था, ये बस बताऊंगा यहाँ पर। बाकी बजट का सेक्शन जब अलग से लूंगा तो उसमें आपको बताऊंगा। तो इनको हम डाल सकते हैं थीम, जीवन को सरल बनाने। और ये किस पर बेस्ड था, जीवन को सरल कैसे बनाएंगे? इसके 3 पिलर थे, जिनको हम कह सकते हैं आपके उम्मीदों का भारत, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और केयरिंग सोसाइटी। ये 3 पिलर थे जीवन को सरल बनाने के लिए। फिर बात करते हैं हम सीबीआईसी, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड। सीबीआईसी के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं आपके एम अजीत कुमार। ध्यान रखें, काफी इम्पोर्टेंट है ये। नियुक्तियां मैं बहुत कम बताता हूँ, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। एम अजीत कुमार को बनाया गया सीबीआईसी के अध्यक्ष। 36वें जो राष्ट्रीय खेल हैं वो प्रायोजित हैं गोवा में। और इनका शुभंकर होगा एक बुलबुल, जिसका हम बोलते हैं रूबी गुल्ला। ये बेसिकली एक बुलबुल है। ओके, फिर हम बात करेंगे दो और नामों की। बेसिकली कोरोना की वजह से बहुत सारे टूर्नामेंट हो नहीं पाए, तो ये ऑस्ट्रेलियाई ओपन की मैं बात कर रहा हूँ, और इसके मेल एंड फीमेल विजेता को आप जान लें। ऑस्ट्रेलियाई ओपन के जो मेल विजेता हैं सिंगल्स के, वो हैं नोवाक जोकोविच। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये सर्बिया से बिलोंग करते हैं। और महिला की बात करें तो महिला हैं आपकी फीमेल सिंगल्स की सोफिया केनिन। सोफिया केनिन कहाँ से बिलोंग करती हैं? सोफिया केनिन बिलोंग करेंगी आपकी यूएसए से। फसल बर्बादी के कारण आपातकाल लगाने वाले 2 देश थे, ठीक है। वो उनका नाम है आपका पाकिस्तान और सोमालिया। ये किसने लगाया है? ये लगाया है आपका पाकिस्तान और सोमालिया। ओके, फिर मैं बात करूं, एक फ्रूट ट्रेन चली है आंध्र प्रदेश में, स्पेशली फ्रूट्स की डिलीवरी के लिए फ्रूट ट्रेन चलाई गई है आपकी तड़ी पत्री स्टेशन से
अनंतपुर, आंध्र प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ना समझे, आंध्र प्रदेश है ये। क्रिस्टीना सिंक्लेयर कनाडा की हैं, ये बन गई हैं सबसे अधिक गोल करने वाली महिला। ये बनी है आपकी सर्वाधिक गोल करने वाली महिला। कहाँ की हैं ये? तो ये हैं आपकी कनाडा की। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे। हम लोग इसी के फरवरी माह के आगे के करंट अफेयर्स के लिए। तब तक आप पढ़ते रहें, और अगर स्टिल आपने प्लस ज्वाइन नहीं किया है, तो ज्वाइन अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म बाय यूजिंग माय रेफरल कोड संदीप राजपूत। और अगर आप ऐप या वेब से यूज कर रहे हैं प्लस को, सो फॉलो मी एट संदीप राजपूत इन यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी। कीप लर्निंग फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।